हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमा क्लासेस। केमा क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब कह सकते हो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आप नाम से समझ सकते हो, आयनाइजेशन का मतलब आयनन, एनर्जी माने ऊर्जा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या समझते हो? मतलब किसी भी न्यूट्रल को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है। मान लीजिए क्या किया इसने, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इस मतलब ये जो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम था, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने में कुछ एनर्जी लिया होगा। जो हम एनर्जी इसको चाहिए होता है उसी को हम क्या करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? आयनाइज हो रहा है, न्यूट्रल से आयन बना रहा है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? मैंने बताया था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इसका उल्टा होता है। इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जब हम इलेक्ट्रॉन किसी एटम ऐड करते हैं तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे इसमें क्या होता था, ये न्यूट्रल गैसियस एटम है, इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता था? ठीक है, ये क्या होता था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हमने ये भी बताया था जो इलेक्ट्रॉन, एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये क्या होता था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का माइनस होता था, मतलब रिवर्स होता था। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। अब हम एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एप्लीकेशन क्या देखेंगे? किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन देखेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा? हमारा हेडिंग रहेगा दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या देखेंगे? मेटालिक नेचर। दोस्तों, मेटालिक नेचर मतलब आप क्या समझते हो? मेटल क्या होते हैं? दोस्तों, जो मेटल होते हैं आपने पढ़ा होगा, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब मेटल क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर हम आपको प्रॉपर डिफिनीशन बताएं मेटालिक कैरेक्टर की, क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम की वह टेंडेंसी, किस चीज की टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन को लूज करने का और क्या होने का? पॉजिटिव आयन। जैसे कोई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और पॉजिटिव आयन बना लिया, ये क्या हुआ? उसका मेटालिक कैरेक्टर हुआ, मेटालिक नेचर हुआ। और कोई नॉन मेटालिक नेचर क्या होता है, या नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? एटम की टेंडेंसी क्या होती है उसमें? इलेक्ट्रॉन को लेने की और नेगेटिव आयन बनाने की। तो आप सबसे पहले आप इसको ये जान लो, जैसे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को
लूज करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? एटम क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन। मतलब मेटालिक करेक्टर की आप मेटालिक नेचर कह सकते हैं। मतलब मेटल क्या नेचर होता है? मेटल नेचर होता है, क्या करेगा ये? मेटल नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ये टेंडेंसी रखता है और क्या होने की? पॉजिटिव बनाने की। मतलब ये क्या चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हो जाऊं। और जो नॉन मेटालिक करेक्टर होता है या नॉन मेटालिक नेचर कह लो, क्या होता है इसका? एटम क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम निगेटिव आयन। ठीक है, आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हम सबसे पहले पहले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम किसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, मेटालिक नेचर। दोस्तों अभी मैंने बताया जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मेटल मैंने क्या बताया? जो मेटालिक करेक्टर होता है या मेटालिक नेचर होता है, मैं क्या बताया? ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। और ऐसी मैंने एक फिनोमिनन पढ़ा था, क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी कुछ ऐसा ही होता है ना। जैसे मान लीजिए मेटालिक नेचर को मैं Mn से डिनोट करता हूँ। ये क्या है? मेटालिक नेचर। आप बात समझिएगा ध्यान से। मेटालिक नेचर को मैं Mn लिख रहा हूँ और आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है दोस्तों? जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, या कह सकते हो एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ये क्या करता है? लूज करता है। उसको लूज करने में इसको क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। और मेटालिक नेचर भी क्या बोल रहा है? मेटालिक नेचर भी मिलता जुलता है। मेटालिक नेचर मतलब क्या है? जो एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा मेटालिक नेचर होगा, उसका इतना अच्छा क्या होगा? मेटालिक करेक्टर होगा। यदि कोई मेटल है या कोई एटम है, वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है? त्याग कर दे रहा है या लूज कर दे रहा है, और क्या बन जा रहा है? पॉजिटिव आयन। जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका उतना ही अच्छा क्या होगा? मेटालिक करेक्टर। और आयनाइजेशन एनर्जी भी कुछ ऐसा ही होता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो रिक्वायर होती है, कौन सी इलेक्ट्रॉन को? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। किसके? आइसोलेटेड गैसियस एटम की। ठीक है। अच्छा बताओ, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये है डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब बात समझ रहे हो? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? मैं बताया, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है, यदि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहा है, इसका मतलब कम एनर्जी लग रहा है। और अगर ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने वाला नहीं है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजली नहीं निकलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इजली नहीं निकलेगा तो मेटालिक नेचर क्या होगा? वो कम मेटालिक नेचर होगा, उसका मेटालिक करेक्टर कम होगा। क्योंकि मेटालिक नेचर में मैंने क्या बताया? मेटल क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं। जितना जल्दी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना ही अच्छा इनका मेटालिक नेचर होगा। तो कहने का मतलब यह है, यदि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलना उतना ही मुश्किल है, इजली नहीं निकलेगा। तो मेटालिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है। और यदि दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? कम हो, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इजली निकल जा रहा है, उसको मैं ज्यादा, उसको हमें मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ा, मुझे ज्यादा उसको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, उसको कम एनर्जी में ही काम चला जा रहा है उसका। उसको हम थोड़ा सा एनर्जी दिया, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो एटम है उसको ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा, वो इजली इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब मेटालिक नेचर बढ़ रहा है। मैंने क्या बताया? मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनर।
मेटल जितना जल्दी, मतलब कोई एटम है जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा, उसका उतना ही अच्छा क्या होगा, मेटालिक नेचर होगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है। इसका मतलब समझ रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जा रहा है थोड़ा सा भी एनर्जी पाकर। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान, मतलब मेटालिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। मतलब मतलब ये कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है, मतलब उसको आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है, उसका मतलब उसका मेटालिक नेचर कितना मतलब क्या हुआ, अच्छा है। मेटालिक नेचर का मतलब है कोई भी एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, एक तो समझ में आया। अब अगर हमें अक्रॉस द पीरियड देखना हो, अक्रॉस द पीरियड, दोस्तों अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताओ जल्दी से। आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, आप भूल गए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था दोस्तों, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं क्या होता है, साइज एटम का इतना था, इतना हो गया, इतना हो गया। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पीरियड में साइज घटने लगता है एटम का, साइज घटता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। जैसे यहाँ इतना था, फिर यहाँ इतना हुआ, फिर इतना हुआ। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं साइज घटता जा रहा है। मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी क्लोज आता जा रहा है, यहाँ इतना दूर था, यहाँ और क्लोज है, यहाँ और क्लोज आया। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो टाइटली होल्ड रहेगा, किससे, न्यूक्लियस से, या मतलब टाइटली बाउंड रहेगा। अगर बताइए दोस्तों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बीच अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, वो न्यूक्लियस उसको बांध कर रखा हुआ है, कस के पकड़ कर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना। उसको उसको निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को मैं ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देने का मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, एटम को आयनाइज करना, उसी को तो आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब एनर्जी आयनाइज करने की जो एनर्जी चाहिए उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज घट रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस भी बढ़ता जा रहा है। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टाइटली होल्ड रहेंगे, एकदम क्लोज रहेंगे, टाइटली बाउंड रहेंगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और हमारा मेटालिक नेचर क्या होता है, मेटालिक करेक्टर क्या होता है कि मेटल कितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। यहाँ लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, मतलब वो जो मेटल हो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, और अगर इजिली नहीं लूज कर पाएगा मतलब उसका मेटालिक नेचर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब हम डाउन द ग्रुप देखते हैं। दोस्तों डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ते हैं। जैसे पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। मतलब डाउन द ग्रुप आने पे एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। मतलब यहाँ इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। मतलब आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस, मान लीजिए यहाँ कोई न्यूक्लियस है। अच्छा बताइए दोस्तों, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच कितनी दूरी है, यहाँ इतनी है। यहाँ मतलब नीचे जाने पे आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस बीच क्या हो रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है। मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और अगर अट्रैक्शन कम होने का मतलब है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं है, मतलब उनके बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। कब अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजिली क्या होगा, निकल जाएगा, उसको निकालना आसान रहेगा, उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या है, आसान है, इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इजिली निकलने का मतलब क्या है, मेटालिक नेचर ज़्यादा। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी मैं इलेक्ट्रॉन अपना दे दूँ। और अगर एनर्जी कम लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, मतलब मेटालिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। मेटल जितना दोस्तों, मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जितना जल्दी वो लूज कर ले,
मतलब उतना ही अच्छा वो मेटालिक नेचर हुआ उसका, या उतना अच्छा ही उसका क्या हुआ मेटालिक कैरेक्टर। आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे नॉन मेटालिक नेचर। क्या देखेंगे दोस्तों? नॉन मेटालिक नेचर। हम उसको किससे कोरिलेशन करेंगे, या उसका कनेक्शन किसके साथ देखेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। एफिनिटी मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रेम, लगाव, चाहत। मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत रखने वाला, लगाव रखने वाला, उसके साथ लव करने वाला। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी मतलब क्या होता है? लव। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलाकर क्या होता है? लविंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, लगाव रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्शन रखता है, चाहत रखता है, उससे इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एटम की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हुआ, क्या हुआ? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफिनेशन क्या होता है? एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन देखेगा जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, और जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में अगर कोई भी कठिनाई नहीं आ रही, जितना आसानी हो रहा है, उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान है, तो नॉन मेटालिक नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। या एलिमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉन मेटालिक नेचर। अब नॉन मेटालिक नेचर का मतलब क्या है? कि नॉन मेटल का कैसा व्यवहार है। देखो, नॉन मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा चाहत दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को लेने का। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई एटम जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा, उसका नॉन मेटालिक नेचर उतना ही ज्यादा। और हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट होगा, तो नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्रॉस द पीरियड। दोस्तों, एक क्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है? फिर से वही बात हो गई। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट सेल है, वो एक दूसरे काफी क्लोज आ जाएंगे, उनके बीच अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियर का, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट जल्दी करेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल जितना जल्दी नजदीक होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाह ज्यादा होगी, एक्सेप्ट करने की चाह ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? नॉन मेटल। मतलब नॉन मेटल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी क्या कर ले? एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बना ले। ठीक है। तो मतलब अक्रॉस द पीरियड जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब क्या होगा? नॉन मेटालिक नेचर क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। अगर हम डाउन द ग्रुप देखें दोस्तों, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? एटम की साइज बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, इससे क्या होगा? एटम का साइज बढ़ता है। यहाँ आउटर मोस्ट सेल इतने करीब है, यहाँ इतने दूर है, मतलब नीचे जाने पे क्या हो रहा है? आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। अट्रैक्शन कब कम होगा? तो इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत कम हो जा रही है, उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है। अगर कम हो रही है, मतलब नॉन मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो रही है? घट रही है। डाउन द ग्रुप जाने पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही तो नॉन मेटालिक नेचर कम हो रहा है।
नॉन मेटालिक नेचर कम होने का मतलब क्या है, नॉन मेटालिक नेचर या करेक्टर डिफिनीशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाते हैं नॉन मेटल। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रेड्यूसिंग नेचर एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या देखेंगे दोस्तों, रेड्यूसिंग नेचर एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि इसकी आपको जनरल थोड़ा बहुत तो नॉलेज रहना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। दोस्तों आप 10th या 11th में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। दोस्तों ऑक्सीडेशन का मतलब अगर मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रॉन के टर्म में आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या, रिड्यूसिंग नेचर। क्या देखेंगे, रिड्यूसिंग नेचर। दोस्तों ये रिड्यूसिंग नेचर का मतलब आप क्या समझते हो, आपने हेल्पिंग नेचर सुना होगा। हेल्पिंग नेचर का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग नेचर का मतलब क्या, मैं अपना खुद तो मदद करूंगा नहीं, मैं मतलब दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं मतलब दूसरे का हेल्प करने के लिए तैयार होता हूँ, इसलिए कोई बंदा कहेगा यार उसका तो हेल्पिंग नेचर है। ठीक उसी प्रकार से रिड्यूसिंग नेचर होता है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है, दूसरे का रिडक्शन करने के लिए तैयार रहता है, कहता कि मैं तो रिडक्शन करके रहूंगा, मैं तो रिड्यूसिंग नेचर का हूं, मैं तो दूसरे का रिडक्शन करूंगा। और दूसरे का रिडक्शन करने का मतलब क्या है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी का एक क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि मैं रिड्यूसिंग नेचर का हूं, मैं दूसरे का रिडक्शन करूंगा, इसका मतलब क्या, उसको इलेक्ट्रॉन देगा और उस सामने वाला अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और अगर ये सामने, और ये अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, उसका क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और मैं इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा हूँ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हूँ, मेरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मतलब रिड्यूसिंग नेचर में क्या हुआ, सेल्फ ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मतलब रिड्यूसिंग नेचर या कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जैसे एक आपने पढ़ा होगा ट्रेवलर एजेंट, मतलब जो अपनी यात्रा खुद थोड़े करेगा, दूसरे को यात्रा करवाता है, ऐसे होता है रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब एजेंट का मतलब बहुत सुने होंगे, बैंक एजेंट, कई प्रकार के एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, दूसरे का रिडक्शन करना, दूसरे के लिए रिडक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना, ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अगर दूसरे का रिडक्शन करेगा तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की टेंडेंसी कितनी है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा इसका, या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या होता है, ये कैसी फेनोमेना थी, इसमें एनर्जी क्या होती है, इसमें एनर्जी भी चाहिए होता है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसमें भी फेनोमेना क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, और यहाँ भी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं निकलने वाला है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज डिफिकल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान नहीं है, मतलब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़े इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो मतलब उतना जल्दी मैं इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं पाऊंगा, मतलब इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेड्यूसिंग नेचर क्या हुआ, या रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, घटेगा। रेड्यूसिंग नेचर क्या होगा, घटेगा। आपको समझ में आया होगा।
रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या है, मैं दूसरे का कितना जल्दी रिडक्शन कर दूंगा, दूसरे की रिडक्शन करने के लिए मैं कितना जल्दी उसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मतलब मैं खुद लॉस करूँ इलेक्ट्रॉन। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब मैं जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही, इतना आसानी से नहीं निकल रहा है। कब मैं किसी को जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। और यदि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, कम हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, आसानी से निकल जा रहा है। मतलब मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, और सामने वाला गेन कर रहा है। जितना जल्दी मैं लॉस करूँगा उतना जल्दी वो गेन करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उसका रिडक्शन बढ़वा रहा हूँ, उसका रिडक्शन कराने में माहिर हूँ। मतलब रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। वैसे भी आप जानते हो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। और अक्रॉस द पीरियड जाने पे साइज कम होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है न्यूक्लियर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति। तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो रिड्यूसिंग नेचर कम। समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब हम देखेंगे दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिडक्शन डिफिनेशन में क्या बताया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अभी हमने रिड्यूसिंग नेचर देखा, अब क्या देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जैसे मैं बताया हेल्पिंग नेचर, मतलब कहते हैं कि उस इंसान का हेल्पिंग नेचर अच्छा है, मतलब वो दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहता है। किस लिए, दूसरे का हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है। वो खुद का हेल्प थोड़े करेगा, तो थोड़े बोलेंगे हेल्पिंग नेचर का है। ऐसी क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है। जितना जल्दी तैयार होगा, जितना जल्दी दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, उतना ही क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का माना जाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। मतलब अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करने का मतलब है सामने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब सामने वाले क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। और सामने वाला ऑक्सीडेशन कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मैं क्या करूंगा, उसका इलेक्ट्रॉन लूंगा, मतलब खुद का क्या करूंगा, रिडक्शन, मतलब सेल्फ रिडक्शन। और सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कुछ ऐसी ही फेनोमेनन होती है, कुछ ऐसी ही बात इसमें भी होती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति चाह जितना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाह जितना ज़्यादा, मतलब मैं उतना, मतलब कहने का मतलब यह है मैं जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन किसी को एक्सेप्ट कर पाऊँ, मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, और मैं जितना जल्दी किसी के इलेक्ट्रॉन ले पाऊँ, इसका मतलब क्या है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, मेरा रिडक्शन बढ़ रहा है। और सामने वाले का ऑक्सीडेशन मैं करवा रहा हूँ, मतलब उसका बड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हुआ, ज़्यादा। ठीक है। अब और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, इसका मतलब क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना आसानी से नहीं कर पा रहा हूँ एक्सेप्ट। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उसका मैं इलेक्ट्रॉन जल्दी ले नहीं पा रहा हूँ, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। कभी इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करेगा, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया आपको, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। ये हमारा था एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक खत्म होता है। जो अगला टॉपिक दोस्तों बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ने वाले हम लोग, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। क्या पढ़ने वाले दोस्तों, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो हमारा हेडिंग रहेगा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है दोस्तों अभी हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं। ज्यादातर मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं। आप कहोगे सर मेटेलाइट्स भी होते हैं, हाँ
मेटेलाइट्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अच्छा मैं पूछूं दोस्तों मेटेलाइट्स क्या होते हैं? सर याद नहीं आ रहा है। बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन था। मेटेलाइट के मतलब जो थोड़ा करेक्टरिस्टिक्स मेटल की तरह दिखाए, थोड़ा नॉन मेटल की तरह दिखाए, उसी को हम मेटेलाइट्स कहते हैं। तो मेटेलाइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी तो हम मेटल नॉन मेटल के बारे में बात करें। दोस्तों जो मेटल होते हैं वो जनरली क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं दोस्तों? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है। लेकिन मेटल में ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेकिन अगर मैं पूछूं ज्यादातर मेटल क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ क्या बनाते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है। अब मैं पूछूं कि बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल। अच्छा मेटल बेसिक ऑक्साइड कैसे बनाते हैं? ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। जो ऑक्साइड होगा कौन सा होगा? बेसिक होगा। जैसे मेटल क्या हो गए? सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये सब क्या है? अच्छा बताओ क्या है? सोडियम मेटल होता है, अल्कली मेटल्स, कैल्शियम अल्कलाइन मेटल्स, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पोटेशियम मेटल्स। जब हम मेटल का रिएक्शन, यदि हम मेटल का रिएक्शन किससे करा दें? ऑक्सीजन से करा दें। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड कौन सा होगा? बेसिक ऑक्साइड होगा। सवाल आता है सर क्यों बेसिक ऑक्साइड? हमको क्या पता चलेगा? कैसे हम जानेंगे कि ये बेसिक ऑक्साइड है? दोस्तों जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं यदि आप इनका रिएक्शन आप वाटर से करा दो, जितने भी बेसिक ऑक्साइड है अगर आप उनका रिएक्शन वाटर से कराओगे क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। यहाँ सोडियम कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 2। 2 हो गया। मतलब मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब हम बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से कराते हैं हमें क्या मिलता है? बेस मिलता है। आपको जब पता है कि जो NaOH है वो बेस होता है। ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जब नॉन मेटल का रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराओगे, मान लीजिए कोई भी नॉन मेटल है, ठीक है, यदि आप इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा? एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, P4O10 हो गया, P2O5 हो गया, N2O5 हो गया। ये सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। कैसे पता? दोस्तों जब हम इनका रिएक्शन वाटर से कराएंगे ये एसिड देंगे। कैसे? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे क्या मिलेगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। मतलब एसिड क्या होता है? H+ यूज करता है। मतलब जब जो एसिडिक ऑक्साइड होता है इनका हम वाटर से रिएक्शन कराना क्या मिलने वाला है? एसिड मिलने वाला है, इसलिए हमको एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। और जो बेसिक ऑक्साइड है उनका वाटर से रिएक्शन कराने क्या मिल रहा है? बेस मिल रहा है, इसलिए हमको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। सवाल आता है कि एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉन मेटल। बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल। ठीक है। अब बात आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आता है सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम कैसे याद करें? दोस्तों उसके लिए ट्रिक होता है, अभी मैं लिखवाता हूँ। दोस्तों न्यूट्रल ऑक्साइड भी कुछ होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया, वाटर हो गया, N2O हो गया। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या है? जो न ही एसिड की तरह बिहेव करे न ही बेस की तरह करे। न्यूट्रल ऑक्साइड कहता है भाई मैं तो किसी तरह बिहेव नहीं करूंगा। N2O को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। दोस्तों बात आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किसकी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक आता है भैया मैं तो एसिड की तरह भी बिहेव करूंगा, मैं तो बेस की तरह भी बिहेव करूंगा। तो इसका ट्रिक क्या होता है? सुनो, SNO और SNO2, ठीक है, जनाबे, सुनो जनाबे,
आली, सुनो जनाबे आली, वे सब, वे सब पंजाबी, वे सब पंजाबी मस्ती में गाते हैं और ऐश करते हैं। ये सब क्या है दोस्तों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आपको ट्रिक कैसे याद करना है? इसको कहोगे सुनो, यहां से आप लिख लो सुनो, सुनो में दोनों आ जाएगा, फिर जनाबे, ठीक है, इसके बाद आली, सुनो जनाबे आली, वे, फिर यहाँ वे, यहाँ क्या कहोगे? सब, यहाँ इन दोनों क्या कह दोगे आप? पंजाबी कर दो यहां से, पंजाबी मस्ती में। इसका मतलब क्या है? MnO2 मतलब मस्ती में गाते हैं और ऐश करते हैं। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने की ट्रिक क्या है? सुनो से SnO, SnO2 हो गया, जनाबे, जना से हो गया जिंक ऑक्साइड, बे से हो गया बेरिलियम ऑक्साइड, सुनो जनाबे आली मिस एल्युमिनियम ऑक्साइड, वे मिस V2O5 वैंडियम पेंटाऑक्साइड, फिर सब से Sb2O3, सुनो जनाबे आली, वे सब पंजाबी मस्ती में गाते हैं, ऐश करते हैं। ठीक है, ये आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद कर लिया। और आपने क्या क्या देखा? बेसिक ऑक्साइड देखा, एसिडिक ऑक्साइड देखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखा और न्यूट्रल ऑक्साइड देखा। ये सब क्या है? ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये सब इतने क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड। ये सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, आपने लगभग सब देख लिया। अब दोस्तों मैं और पूछता हूं आपसे, यदि अक्रॉस द पीरियड, आप बताओ अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? एसिटिक ऑक्साइड बढ़ेगी या घटेगी? मतलब एसिटिक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? दोस्तों लेफ्ट से राइट जाने पे हमने क्या देखा था? हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। नॉन मेटल क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन के साथ एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं। और मैं पूछ रहा हूँ कि लेफ्ट से राइट जाने पे एसिटिक ऑक्साइड का नेचर बढ़ेगा घटेगा? आप कहोगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर हम जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटल हो रहे हैं, और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने क्या देते हैं? एसिटिक ऑक्साइड देते हैं। मतलब एसिटिक ऑक्साइड क्या होता है? नेचर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेचर हो गया। और डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? बढ़ता है। पूछो कैसे? क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। और मेटल क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बढ़ता है। दोस्तों ये था आज का क्लास। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।